हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि दिसंबर 2025 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके स्ट्रैटेजी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इन सभी चीज़ों को अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड करना, और अपनी जो स्टडी है उसमें इन चीज़ों को अप्लाई करना। तो आई होप कि आपको उन सभी चीज़ों से अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें दो चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कि अगर आपने देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्ट्रैटेजी मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप जानते हैं कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने 2-3 बार अपना जो है एग्ज़ाम दिया है, लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम ही अपना जो है, जो दिसंबर है उसमें, दिसंबर 2025 में फर्स्ट टाइम ही वो एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग उन दोनों ही टाइप के स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो जाता है जो बिगनर्स स्टूडेंट होता है और जो एक्सपीरियंस होता है, जिसको 2 या 3 या फिर उसका नेट हो रहा है बार बार और उसका जेआरएफ नहीं हो रहा। तो उन स्टूडेंट और जो फर्स्ट जो यानी कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला स्टूडेंट बिगनर्स होता है, उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है मेरे अकॉर्डिंगली भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, देख फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है अपना नेट का जो एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो क्रम रहने वाला है या फिर स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो इस टाइप से रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले पीवाईक्यू, उसके बाद सिलेबस, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्यूशन, उसके बाद मॉक टेस्ट एंड रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, देखिए आपको हो सकता है थोड़ा ये डिफरेंस लगे, लेकिन प्लीज़ आप आपको ये चीज़ें फॉलो करें तो आपको बहुत ही बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा इन चीज़ों का। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ होती हैं, लेकिन अगर आपको ये सभी चीज़ें पता लग जाए तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम जो है पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखो, अब से पहले कोई अपने एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या फिर इसका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इसकी जो पीवाईक्यू होते हैं, लाइक अगर आपका यूजी नेट, आप जानते हैं कि जो 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं अपने आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया रखी है, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही समझ लेना कि अगर आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है और आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, आपको उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो किस टाइप से होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ही आपको ध्यान रखते हुए सबसे पहले आपको पीवाईक्यू का जो है समरी एक आपको अपनी माइंड में सेट करनी है कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल कितने पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो होते हैं फैक्ट्स वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन चीज़ों को पता लगाने के लिए, इन चीज़ का जो एक आंसर लेने के लिए आप सबसे पहले इस माइंड सेट के साथ पीवाईक्यू जो है आपको देखने हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ, इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे क्लियरिटी के साथ अपने आप से साझा करना है कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये यूजी नेट का एग्जामिनेशन होता है, ये कंपेरेटिवली अदर एग्जाम से काफ़ी अलग होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यूजी नेट को एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। उनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है और जो फ्रेमिंग होती है, आप जानते हैं कि एनटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन फ्रेम करती है। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए आपको पीवाईक्यू जो है, जो सीरीज़ है, उसको समराइज करके एक कंक्लूजन निकाल लेना है कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको जाना है सिलेबस पर। ठीक है, यानी कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपकी जो फर्स्ट पेपर और सेकंड यूनिट है, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड जो पेपर है उसकी 10 यूनिट होते हैं। उन सभी यूनिट्स को आपको
अच्छी तरीके से समझना है और उन सभी सिलेबस को कवर करना है। देख फ्रेंड्स, अब अगर अगर बात करें कि दिसंबर 2025 में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके पास 4 महीने हैं, ठीक है? और आप अच्छी तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप सिलेबस कर पाएँगे, क्योंकि जो सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है यूजीसी नेट का, अगर आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, तो आप 100% 3 से 4 महीने में सिलेबस कवर नहीं कर पाएँगे, अगर अच्छी तरीके से करें। अगर जो जीआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है फ्रेंड्स, ये रियलिटी है। तो आप 100% ना करके आप 60 से 70% सिलेबस कवर कर सकते हैं 4 से 3-4 महीनों में, ठीक है? तो आपको जब अभी दिसंबर 2025 के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो उस जो 4 महीने हैं या साढ़े 3 महीने जो है, आप उसमें आसानी से सिलेबस को 60 से 70-80% तक कवर कर जाएँगे, ठीक है? और आपको 100% करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस काफ़ी बड़ा है, आपसे 100% नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि 3 महीने 4 महीने आपके ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही टाइम बचा है अब, अगर हम इस एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है? तो आपका सिलेबस 60 से 70% कवर हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपको पीवाई को दोबारा से लगाना है। देखिए, जो आपने पहले पीवाई को लगाया है, उसमें आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। आपको सिर्फ़ केवल इतना ही एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप से फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की, ठीक है? लेकिन जब आप इस वाले जो पीवाई को विश्लेषण करेंगे, आपको हर क्वेश्चन की जड़ तक जाना है, क्योंकि आप सिलेबस कवर कर चुके हैं, ठीक है? अगर आप ऐसे ही सिलेबस कवर कर जाएँगे, तो आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि हाँ, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर आपको एक अच्छी टॉपिक पर कमांड बनानी है, तो आपको पीवाईक्यू ज़रूर ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि किस टाइप से किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो आपको जो पीवाईक्यू है उसको जो विश्लेषण नहीं करना है, यानी कि एनालाइज़ करना है डेप्थ में कि हाँ, किस टॉपिक से, किस टाइप से, किस क्वेश्चन से, किस कॉन्सेप्ट से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो ये आपका जो पीवाईक्यू एनालिसिस करने का तरीका होता है। आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसलिए कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो, ठीक है? और उसके बाद है मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट इज़ द मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही, अगर हम नेट जेआरएफ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर किसी भी, आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना मॉक टेस्ट के आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उसी तरीके से हम इसी एग्ज़ाम में भी यही बात करेंगे कि जो मॉक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बिना सिलेबस करे, ठीक है, सीधे कहाँ पहुँच गए, मॉक टेस्ट पे। अब देख लो, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो मॉक टेस्ट में कहाँ से नंबर आएंगे, ठीक है? और फ्रेंड्स, अगर आप तो बिगिनर्स ही हैं, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं और आप सीधे मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आप 20 से 30% ही क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे और आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले इन चीज़ों को फॉलो करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट पर जाना है, ठीक है? क्योंकि जो मॉक टेस्ट है वो आपको बहुत सी चीज़ों को सिखाता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट और कैसे क्वेश्चन को डील करना है और किस तरीके से आपको किस माइंडसेट से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है? क्योंकि फ्रेंड्स, ये सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, जब स्क्रीन होती है उस पर अलग बात होती है, और अगर आपको मार्कशीट पर जो क्वेश्चन को सोल्व या फिर आंसर दे रहे हैं उसकी थोड़ी अलग बात होती है। तो आपको जब सीबीटी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं करने, ठीक है? तो आपको मॉक टेस्ट अच्छे से करके जाना, और उसमें आपको मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी, सब कुछ आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से तब घिस कर मॉक टेस्ट लगानी है, ठीक है? कंक्लूजन ये है, ठीक है? और उसके बाद है रिवीजन। देखिए, जब आप पीवाई को इन देखिए एक मिनट रुको फ्रेंड, जब आप इन दोनों फेज में होंगे, जो ये है पीवाई क्यू सिलेक्शन और मॉक टेस्ट, ठीक है? तो आपको जो रिवीजन वाला जो फैक्टर है, जो देखिए ये फिगर बनाना चाहता हूँ कि जो ये है, एक मिनट फ्रेंड्स, जो पीवाईक्यू सिलेक्शन है और रिवीजन और मॉक टेस्ट, इन चीज़ों को आपको एक साथ लेके चलना है। जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको रिवीजन का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, आपने सिलेबस कवर किया है उसका रिवीजन भी करना है, ठीक है? क्योंकि सिलेबस इतना, मतलब जो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो हो सकता है आपको बहुत डिफरेंट लगे, लेकिन जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा, ठीक है? और आप उसके साथ मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? तो आपको रिवीजन भी साथ के साथ करते जाना है। तो आपको
ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई जब अगर आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं उन फर्स्ट बार की बात नहीं कर रहा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फॉर्म भर दिया, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम मतलब ऐसे पढ़े नहीं, 5-10 दिन पढ़ ले, तो उनके स्टूडेंटों की बात नहीं है। अगर आप सीरियस बंदे हैं तो हम उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। और उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो ये सब कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस की है आपके साथ, ये ही उसके ही अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आई होप कि जो फर्स्ट बार इस नेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल होगी। अगर फ्रेंड्स आप अपनी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये रियलिटी है कि आपको कोई भी कितना समझा दे, आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके खुद से ही अंदर आ जाएगी, खुद ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाए बैठे हैं, तो वो आप उसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो आपको बटोरने चाहिए आसपास के जो रिसोर्सेज होते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, तो ये नहीं कि प्योरली आप अपनी ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, अपने अकॉर्डिंग भी चलो, और जो दूसरी स्ट्रैटेजी है उसको भी अपनी जो स्टडी है उसमें ऐड करो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के सामने आएंगे, ठीक है। तो ये तो बातें जो फर्स्ट टाइम यूजी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो सेकंड बार या फिर उससे ज़्यादा बार जो एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट होते हैं जिनका 2 बार दे लिया, 3 बार एग्ज़ाम में अपेयर कर गए, बैठ गए, लेकिन उनका नेट नहीं निकला, या फिर कुछ क्वेश्चन से जेआरएफ रुक रहा है, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के लिए मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड जो बिगनर्स होते हैं उसमें और जो 2-3 बार एग्ज़ाम को दे चुका है उसके एक्सपीरियंस में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। तो उनकी स्ट्रैटेजी भी सिंपली मेरे अकॉर्डिंगली चेंज ही होनी चाहिए, ठीक है। देखिए, जो अगर आप जो सेकंड बार दे रहे हैं, तो अगर आप मतलब 2 से 3 बार दे चुके तो फिर तो अच्छी बात है, मतलब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप सेकंड बार दे रहे हैं तो आपको जो पहला जो आपने अटेम्प्ट दिया था उन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया होगा, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं उसकी अलग से स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी और माय एक्सपीरियंस अदर टीचर्स, और जो मेरे फ्रेंड्स है, फिर जो गुरु रहे हैं, उन्होंने मुझको एक्सपीरियंस किया है। तो उसके लिए सबसे पहले जो सिलेबस है, ठीक है, और जो पीवाईक्यू सिलेक्शन है, और रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। देख फ्रेंड्स, जैसे आपने 2 या 3 अटेम्प्ट देखे, तो जो आपका जो सिलेबस है ना, वो कहीं न कहीं 70 से 80% हो गया होगा, ठीक है। और उस चीज़ को आप चेक कीजिए मॉक टेस्ट के थ्रू। अगर आपका मॉक टेस्ट के नंबर कम आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो सिलेबस आपने कवर किया है ना, वो 70% तो हो गया, लेकिन आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ना, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। भले ही आपने 2 बार नेट दिया हो, 3 बार नेट दिया हो, ये रियलिटी है। एक फ्रेंड्स, जब आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, तो उसकी रीज़न क्या है कि आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे तो हैं, लेकिन या तो आप उन पे अच्छी क्लियरिटी नहीं कर पाए, या फिर आप क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है ना, उसको आप ये नहीं कि दोबारा से कवर करने बैठ जाएँ। उसके लिए जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने जो सिलेबस में तो है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आपको लगती होंगी, लेकिन फ्रेंड्स वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं आपको एक नेगेटिवली रिज़ल्ट देगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो यूजी नेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें ऊपर-ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, और ना ही चलता है, आपका नेट भी नहीं निकलेगा, ठीक है? आपको डेप्थ में सिलेबस को कंप्लीट ही करना पड़ेगा, तब अगर देखिए फ्रेंड्स, 70% अगर सिलेबस आप करते हैं, तो आप अच्छे से जेआरएफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने कर तो 90% लिया, लेकिन वो सही से नहीं किया, तो उसका फ़ायदा ही क्या है? वो तो आपके 20-30% के या फिर 50% के इक्वल है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सिलेबस जो कर रहे हैं, या तो आपका अच्छी तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट में जो है कहीं लैक हुआ हो, आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। आप मॉक टेस्ट तो लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर है, उसकी वजह से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बिगड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट सेकंड पेपर को अच्छा टाइम देते हैं, वो
फर्स्ट पेपर को भी देना चाहिए, क्योंकि अगर आप JRF निकालना चाहते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपको स्किप तो करनी ही नहीं है अगर आपको JRF लेना है। तो फ्रेंड्स जो ये होता है ना 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंस, यानी कि 4 मार्क्स और 6 मार्क्स का जो अंतर होता है, यहीं से आपका जो JRF और नेट का डिसीजन होता है। इट इज़ रियलिटी। क्योंकि फ्रेंड जो स्टूडेंट चीज़ों को स्किप करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंटों से पीछे रह जाते हैं जो JRF की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स एक अगर आपका बार बार नेट निकल रहा है और JRF नहीं निकल रहा, तो इसका रीज़न पता है क्या है? कि आप चीज़ों को स्किप कर रहे हैं। ये रीज़न हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि यही एक रीज़न है, लेकिन ये रीज़न हो सकता है। हो सकता है आपका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो और आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर आ रहे हो। वो चीज़ें सब कुछ वेरी करती हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही है। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ रिवीजन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सिलेबस भी अच्छी तरीके से कर लिया तो आप गारंटेड, अगर रिवीजन नहीं करते तो आप ना तो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है, और ना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि जो रिवीजन होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड जो सिलेबस होता है ना यूजी नेट का, वो इतना बड़ा है कि अगर आप उसको मेमोराइज़ करेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट के बाद रिवीजन कर रहे हैं, सिलेबस के बाद, यूनिट के बाद, और जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसके क्या कमी रह गई है उस चीज़ों को आप एनालाइज कर पा रहे हैं रिवीजन के माध्यम से, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फ्रेंड्स ये रियलिटी है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं सिलेबस कवर करते हैं लेकिन रिवीजन उनको पता नहीं, डरते हैं या फिर बचते हैं, लेकिन रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि रिवीजन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको नेट, मेरी स्टडीज रहती थी कि जब एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम होता है 4 से 5 महीने या 6 महीने, 3 महीने, उस टाइम पे इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन के 10 डे पहले आपको कुछ भी नया ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स 10 दिन के बाद केवल आप अपना जो सिलेबस है, अपने नोट्स है, जो आपने PYQ के जो अपना जो PYQ के जो एनालाइज किया उनके नोट्स है, सिलेबस के जो मेन आपके वीक पॉइंट्स है सिलेबस के, उन चीज़ों का रिवीजन करो, ठीक है। रिवीजन बस रिवीजन और मॉक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स जो 10 दिन होते हैं ना लास्ट के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। आपको उन चीज़ों को माइंड में रखना है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आपकी जो पेपर है उस चीज़ों को ही माइंड में रखना है, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। फ्रेंड बहुत स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन पहले उनकी हालत ये रहती है कि वो PDF मांगते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि जो PDF के चक्कर में स्टूडेंट होते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स जो नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स इज़ द बहुत, मैं ये कहता हूँ नोट्स बहुत बड़ी कुंजी होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स मैं एक नई वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें आपको जो PDF होता है, नोट्स होते हैं, जो बच्चे PDF करते हैं उन बच्चों की कैटेगरी, और जो चुपचाप बैठकर उन PDF जो टीचर्स यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं उन्हीं PDF से बिना PDF लिए नोट्स बनाते हैं, उन चीज़ों की जो उन दोनों स्टूडेंट की जो कंपेयर है उन पर वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ। जल्दी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी, आप उसको ज़रूर देखना। फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि आपको PDF की से पढ़ना अच्छा लगता है तो ये अच्छी आदत नहीं है, आपको PDF में से भी नोट्स बनाओ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि फ्रेंड जो PDF होते हैं ना उसमें सपोज़ करो एक PDF है, ठीक है, उसमें 50 पेज है, तो अगर आप उन PDF से नोट्स बनाने बैठेंगे तो आपको वो चीज़ 10 पेज में ही कवर अप हो जाएंगी और वो आपकी लैंग्वेज में होगी, तो इसे ही नोट्स कहते हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही बढ़िया साबित होगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये था सेकंड पेपर, जो सेकंड टाइम या फिर बार बार नेट देते हैं या JRF नहीं निकलता, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, PYQ करनी है, उसके बाद रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट। फ्रेंड्स रिवीजन और मॉक टेस्ट और रिवीजन मॉक टेस्ट ये फेज़ में अगर आप पहुँच गए अच्छे तरीके से पिछली चीज़ों को कवर अप करते हुए, तो आपका JRF डेफिनेटली क्रैक है। अगर आप किसी भी सक्सेस स्टोरी को देखेंगे जो टॉपर्स AIR होते हैं,
या फिर JRF क्रैक करने वाले होते हैं, वो रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों को इतने भर भर के करते हैं और उन चीज़ों का एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं। ठीक है, आप कहीं भी देख लेना, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा JRF निकाला हो और उन्होंने रिवीजन और मॉक टेस्ट दबा के ना किया हो। ठीक है, और ये कंडीशन कब आती है? जब आपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किया हो और PYQ जो एनालिसिस आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन की जड़ तक जाकर अच्छी तरीके से क्वेश्चन का एनालाइज किया हो एक अच्छे माइंडसेट से, तो ये कंडीशन तभी रिवीजन और मॉक टेस्ट बार बार करने वाली तभी आती है। एक बार इस कंडीशन तक आप पहुँच गए तो समझ लो आपका JR पक्का है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये रियलिटी है, ये सब चीज़ें ग्राउंड रूट लेवल की होती हैं जो शायद आपको कोई ना बताए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको UG नेट JRF की या फिर टीचिंग एग्ज़ाम जो होते हैं उनकी अपडेट मिलती रहती है, और कोई भी आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो राय है वो अगर है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड कोई भी, अगर आप ऐसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर कोई टॉपिक या फिर यूनिट 1 या फिर एजुकेशन पेपर 2 का जो UG नेट का पेपर 2 है, 09 कोड होता है इसका, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड टॉपिक की वीडियोस आती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।